इजरायल और कतर के रिश्तों में आई कड़वाहट, गाजा युद्ध की भयावह पृष्ठभूमि, अमेरिका की मध्यस्थता, हमास की सशस्त्र राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बल को लेकर टकराव, नेतन्याहू की सत्ता और कानूनी लड़ाई, इजरायली सैन्य रणनीति की नई सीमा रेखाएं, युद्ध विराम की नाजुकता, फिलिस्तीनी राज्य की संभावनाओं पर टकराव और इसी वैश्विक अस्थिरता के बीच यूक्रेन युद्ध में तकनीक से बदली लड़ाई और चेर्नोबिल की परमाणु सुरक्षा पर मंडराता खतरा, इन तमाम घटनाओं ने मिलकर आज की दुनिया को एक ऐसे चौराहे पर ला खड़ा किया है जहां कूटनीति, युद्ध, सत्ता और मानव जीवन आपस में टकरा रहे हैं। दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले के बाद कतर और इजरायल के संबंध जिस तरह बिगड़े, वो सिर्फ एक द्विपक्षीय संकट नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए खतरे की घंटी था। उसी टूटते रिश्ते को जोड़ने के लिए अमेरिका की पहल पर न्यूयॉर्क में 7 दिसंबर को एक गुप्त बैठक हुई, जहां अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की मौजूदगी में मोसाद प्रमुख डेविड बार्नियाह और कतर का एक वरिष्ठ अधिकारी आमने सामने बैठे। ये बैठक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कैमरे के सामने नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे हुई, क्योंकि दांव पर भरोसा था, दांव पर मध्यस्थता थी और दांव पर था एक ऐसा क्षेत्र जो पहले ही आग में जल रहा है। 9 सितंबर को हुए हमले में हमास नेताओं के साथ एक कतरी सुरक्षा अधिकारी की मौत ने कतर को झकझोर दिया था। नतीजा ये हुआ कि कतर ने इजरायल और हमास के बीच अपनी मध्यस्थ भूमिका रोक दी। बाद में अमेरिका की मदद से नेतन्याहू ने औपचारिक रूप से खेद जताया, तभी जाकर बातचीत का रास्ता फिर खुला। लेकिन रिश्तों की दरार अब भी साफ दिखाई देती है, क्योंकि दोनों ही अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं और फिर भी अविश्वास की खाई गहरी है। इसी बीच गाजा में इजरायली युद्ध को समाप्त करने की अमेरिकी योजना के दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही बात एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बल की भूमिका पर आती है, इजरायल और हमास आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। हमास के वरिष्ठ नेता बासिम नईम ने साफ कहा है कि अमेरिकी मसौदा अस्पष्ट है और उसे और स्पष्ट किए जाने की जरूरत है। उन्होंने संकेत दिया कि युद्ध विराम के दौरान हथियारों के इस्तेमाल पर चर्चा संभव है, लेकिन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बल को अगर निरस्त्रीकरण की जिम्मेदारी दी गई तो हमास उसे स्वीकार नहीं करेगा। उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं सीमावर्ती इलाकों में निगरानी करें, उल्लंघनों की रिपोर्ट करें और तनाव को रोकें, लेकिन फिलिस्तीनी भूमि पर किसी भी विदेशी बल का अधिकार हमास को मंजूर नहीं। ये बयान उस समय आया जब नेतन्याहू ने घोषणा की कि वो महीने के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर योजना के अगले चरण पर चर्चा करेंगे। उनका साफ एजेंडा है गाजा में हमास का शासन खत्म करना और पूरे क्षेत्र का निरस्त्रीकरण। यहीं से टकराव और गहरा हो जाता है, क्योंकि नईम का कहना है कि हमास अपने प्रतिरोध के अधिकार को नहीं छोड़ेगा और अगर हथियारों का समर्पण होगा भी तो वो फिलिस्तीनी राज्य की दिशा में किसी व्यापक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होगा, जिसमें 5 से 10 साल तक का लंबा युद्ध विराम हो सकता है। अमेरिका की योजना फिलिस्तीनियों के लिए स्वतंत्रता का एक संभावित रास्ता खोलती है, लेकिन नेतन्याहू इसे लगातार खारिज करते आए हैं। उनका तर्क है कि फिलिस्तीनी राज्य का गठन हमास को इनाम देने जैसा होगा। इस पूरे परिदृश्य में ट्रंप की 20 सूत्री योजना भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि उसमें स्थिरता बल और एक अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड के तहत फिलिस्तीनी सरकार की बात तो है, लेकिन न समय सीमा है न स्पष्ट ढांचा। अमेरिकी अधिकारी अगले साल की शुरुआत में गाजा में सैनिक तैनाती की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन कौन सा देश कितनी जिम्मेदारी उठाएगा, कमांड संरचना क्या होगी, अधिकार किसके पास होंगे, इसका कोई खाका नहीं। खुद नेतन्याहू ने इन अस्पष्टताओं को स्वीकार करते हुए सवाल उठाए कि कौन आएगा, कब आएगा और विकल्प क्या होंगे। उन्होंने माना कि योजना का दूसरा चरण और भी कठिन होगा, खासकर तब जब पहला चरण ही इतना विवादास्पद रहा है, क्योंकि युद्ध विराम के बावजूद इजरायली हमले जारी रहे और सैकड़ों फिलिस्तीनियों की जान गई। वहीं इजरायल ने हमास पर बंधकों की रिहाई में देरी का आरोप लगाया। जमीन पर हालात और भी जटिल हैं। इजरायली सेना ने गाजा में तथाकथित पीली रेखा के पीछे हटने की बात तो की, लेकिन आज भी वो क्षेत्र के 53% हिस्से पर नियंत्रण रखे हुए है। सेना इसे नया सीमा क्षेत्र बता रही है। सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल याल जमीर के अनुसार ये रेखा इजरायल के लिए अग्रिम सुरक्षा और संचालन का आधार है। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम एक बेहद नाजुक मोड़ पर है और अगर स्थायी समझौते की दिशा में तेजी नहीं आई तो ये टूट सकता है। उनका स्पष्ट कहना है कि बिना इजरायली सेना की पूरी वापसी, स्थिरता की बहाली और फिलिस्तीनियों की आवाजाही की स्वतंत्रता के कोई वास्तविक युद्ध विराम संभव नहीं। इन सब के बीच नेतन्याहू की घरेलू राजनीति भी उथल पुथल में है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में राष्ट्रपति से माफी भी मिलती है तो वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे, जबकि उनके खिलाफ रिश्वत, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप हैं। इजरायल में परंपरा है कि सजा के बाद ही माफी दी जाती है, चल रहे मामले में नहीं।
इसके बावजूद ट्रंप ने इजरायली राष्ट्रपति को पत्र लिखकर माफी पर विचार करने का आग्रह किया। विपक्ष का कहना है कि माफी तभी होनी चाहिए जब नेतन्याहू राजनीति से संन्यास लें या चुनाव कराएं। तस्वीर यह है कि गाजा युद्ध सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि कूटनीति, कानून और सत्ता की परीक्षा बन चुका है। और इसी वैश्विक अशांति के बीच यूक्रेन युद्ध एक अलग ही तस्वीर पेश करता है, जहां आज यूक्रेनी सेना में 70,000 से ज्यादा महिलाएं हैं, जिनमें हजारों फ्रंट लाइन पर तैनात हैं। ड्रोन तकनीक ने युद्ध का चेहरा बदल दिया है, महिलाओं को उन भूमिकाओं में ला खड़ा किया है जो कभी सिर्फ पुरुषों की मानी जाती थीं। ड्रोन ऑपरेटर मोनिका कहती हैं कि तकनीक ने उन्हें प्रभावी योद्धा बनाया। FPV ड्रोन से हमले, पर्यवेक्षण और सटीक वार अब युद्ध की रीढ़ बन चुके हैं। यहाना जैसी युवा महिलाएं मानती हैं कि युद्ध रोमांच नहीं बल्कि पीड़ा है, लेकिन फिर भी वो लड़ती हैं क्योंकि बदलाव जरूरी है। वहीं इस युद्ध की एक और खतरनाक परत चेरनोबिल से सामने आती है, जहां संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने चेतावनी दी है कि ड्रोन हमले के बाद सुरक्षा संरचना की क्षमता कम हो गई है। हालांकि रेडिएशन रोकने वाली मुख्य संरचना अभी कायम है, लेकिन बड़े स्तर पर मरम्मत जरूरी है। यूक्रेन रूस पर आरोप लगा रहा है, रूस इनकार कर रहा है। 1986 की त्रासदी की यादें आज भी यूरोप को डराती हैं। कुल मिलाकर ये पूरा परिदृश्य दिखाता है कि चाहे मध्य पूर्व हो या पूर्वी यूरोप, आज की दुनिया में शांति सिर्फ एक समझौते से नहीं आती, वो स्पष्ट योजनाओं, भरोसे, जवाबदेही और सबसे बढ़कर मानव जीवन की कीमत समझने से आती है। और जब तक ये संतुलन नहीं बनता, तब तक गुप्त बैठकें होंगी, ड्राफ्ट तैयार होंगे, बयान दिए जाएंगे, ड्रोन उड़ेंगे और आम लोगों की जिंदगी इस वैश्विक सत्ता संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत चुकाती रहेगी।